चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 10 बड़ी खबरों को विस्तार से। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। 13 साल के फिलिस्तीनी यूट्यूबर की इजरायली हमले में मौत, मरने के बाद पूरा हुआ यह बड़ा सपना। आपको बता दें दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में ऐसी ही कहानी सामने आई है। 13 साल के फिलिस्तीनी यूट्यूबर ओनी अल्दौस का सपना था कि यूट्यूब पर उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। जीते जी तो अल्दौस का यह सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इजरायली हमले में मौत के बाद लोग उन्हें नन्हे यूट्यूबर का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त उसके सब्सक्राइबर की संख्या 1 मिलियन पार कर गई है और यूट्यूब पर 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी के बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा की जंग पड़ रही भारी, लगातार मारे जा रहे इजरायली सैनिक, नेतन्याहू बोले नहीं हट सकते पीछे। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि फिलिस्तीनी संगठन हमास के साथ इजराइल की जंग जारी है। 7 अक्टूबर को किए गए हमास के हमले के बाद इजराइल ने जंग ऐलान कर दिया है। हमास ने अपने हमले के दौरान 1400 लोगों को मार गिराया था और करीब 200 लोगों को अगवा कर लिया था। बदले की कार्रवाई में इजराइल ने हमास के कब्जे वाले गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक करता रहा। हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल ने गाजा में अपनी सेनाएं भी भेजी। दोनों तरफ से जमीनी भिड़ंत में इजराइल को भी काफी नुकसान हो रहा है। लगातार इजराइल के भी सैनिक मारे जा रहे हैं। सैनिकों की मौत से आहत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा की जंग महंगी पड़ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मारा पीटा बाथरूम की भी इजाजत नहीं, फिलिस्तीनियों ने सुनाई इजरायली सेना की ज्यादती की कहानी। खबर निकलकर सामने आई है कि 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के हमले के बाद से गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को अपनी गिरफ्त में भी रखा है। उनमें से कुछ ने रिहाई के बाद के कैद की ज्यादती को विस्तार से बताया है। हाल में इजरायली सेना की कस्टडी से रिहा हुए 2 बंदियों और एक डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कैद में यातना दी गई। हालांकि इजरायली सेना ने इन आरोपों को सिरे से इनकार किया है। रफा के एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर की माने तो इजरायली हिरासत से रिहा किए गए लगभग 20 लोगों के शरीर पर चोट और मारपीट के निशान हैं। रिहा किए गए फिलिस्तीनियों को उनकी रिहाई के बाद अल नज्जर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ये यातनाएं डॉक्टर ने दर्ज की। हालांकि इजरायली सेना ने इन दावों को खारिज किया है। इजरायली सेना का कहना है कि हिरासत में रखे गए लोगों के साथ बढ़िया व्यवहार किया गया और ज्यादती की बातें निराधार हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हिरासत में रहने के दौरान कैदियों को पर्याप्त भोजन पानी प्रोटोकॉल के अनुसार इजरायली सरकार मुहैया कराती है और वहीं इनके साथ भी किया गया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रामलला प्रतिष्ठा समारोह का किसी भी सीएम और राज्यपाल को नहीं भेजा जाएगा आमंत्रण, प्रोटोकॉल बना बड़ी वजह। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई जानी मानी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि रामलला के प्रतिष्ठा समारोह में राज्यों के राज्यपाल और सीएम को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। नए विवाद की जड़ बनी फारस की खाड़ी, 2 मुस्लिम दोस्त देश हो गए आमने सामने। ईरान ने रूसी दूत को किया तलब। आपको बता दें कि दुनिया के 2 ताकतवर मुस्लिम देशों में बड़ा विवाद पैदा हो गया है। यह 2 ऐसे मुस्लिम दोस्त देश हैं जिनकी दोस्ती पूरी दुनिया में जग जाहिर है। इन 2 मुस्लिम देशों की दोस्ती से अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी घबराते हैं, मगर अब इन 2 देशों की दोस्ती में दरार पैदा होने लगी है। इन दोनों देशों की दोस्ती में दरार आने की वजह फारस की खाड़ी है। इसे लेकर अब रूस और ईरान आमने सामने हैं, जबकि ये दोनों देश आपस में अच्छे दोस्त कहे जाते हैं। मगर फारस की खाड़ी के विवाद के चलते ईरान ने अपने दोस्त देश के दूत को तलब कर दिया है। इससे तनाव बढ़ने लगा है। दरअसल फारस की खाड़ी में विवादित द्वीपों पर बयान को लेकर ईरान ने रूसी दूतावास के प्रभारी को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ईरान की मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। बता दें कि रूस और अरब देशों ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक संयुक्त बयान जारी कर फारस की खाड़ी में विवादित द्वीपों पर ईरान के दावे को चुनौती दी थी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने कहा है कि रूसी दूत को शनिवार को इस मामले में तलब कर मास्को को देने के लिए एक नोट सौंपा है। इसमें तेहरान ने मोरक्को में जारी 6ठे अरब रूसी सहयोग मंच के बयान का विरोध भी किया है, जिसमें द्वीपों पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच विवाद को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान भी किया गया है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मोहन सरकार में 28 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी ने 2024 को ध्यान में रखकर साधा जाति समीकरण। खबर निकलकर सामने आई है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के 22 दिन के बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मोहन यादव सरकार के 28 विधायकों ने आज मंत्री पद की शपथ भी ली है।
इनमें 18 कैबिनेट, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बने हैं। इन मंत्रियों में कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, कैलाश सारंग, तुलसी सिलावट समेत कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 28 दिसंबर को मुंबई में होगी डंकी स्पेशल स्क्रीनिंग। अलग अलग देशों के वाणिज्य दूतावास रखेंगे शाहरुख खान की फिल्म। खबर निकलकर सामने आई है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज के बाद से चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की कहानी की दर्शक खूब तारीफ कर रहे हैं। किंग खान की इस फिल्म के लिए फैंस का प्यार भी देखने को मिल रहा है। फिल्म की कहानी ने देश के प्रति एहसास जगाया है। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ भी थिएटर्स तक पहुंच रही है। अब दर्शकों के प्यार देखते हुए मेकर्स ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल फिल्म के मेकर्स अब 28 दिसंबर को मुंबई में अलग अलग देशों के वाणिज्य दूतावास के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट करने वाले हैं। इसके मुताबिक अब 28 दिसंबर को अलग अलग देशों के वाणिज्य दूतावास एक साथ मुंबई में डंकी देखेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पुलिस भर्ती को लेकर आरआरडी मुखिया जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, सीएम योगी से किए मांग। खबर निकलकर सामने आई है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहीं इस भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयु में छूट की मांग भी कर रहे हैं। ओवरएज हो गए अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें इस भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। अब इस मामले में रालोद मुखिया जयंत चौधरी का भी अभ्यर्थियों को समर्थन मिला है। राज्यसभा सांसद और रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने यूपी पुलिस भर्ती में आयु सीमा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में रालोद विधायक ने सीएम योगी से ओवरएज हो गए अभ्यर्थियों को छूट देने की बात भी कही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। निकाह के बाद अरबाज शुरा की पहली फोटो आई सामने। नई नवेली दुल्हन को लेकर लोगों ने कही ऐसी बात। आपको बता दें कि अरबाज खान और उनकी गर्लफ्रेंड सूरा खान एक दूजे के हो गए हैं। रविवार को अर्पिता खान के घर पर कपल की निकाह सेरेमनी का आयोजन हुआ। शादी की तस्वीरों में अरबाज और शूरा बेहद खूबसूरत लग रहे थे। वहीं अब शादी के बाद दोनों की पहली तस्वीर भी सामने आई है। कपल की एक करीबी दोस्त कुमुद रैनी ने सोशल मीडिया पर अरबाज और शूरा संग तस्वीर शेयर की है। यह फोटो कपल के निकाह के बाद की है, जहां अरबाज और शूरा अपने दोस्तों के संग चिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जहां अरबाज का कैजुअल लुक दिखा तो वहीं उनकी नई नवेली दुल्हन वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर मचाया हाहाकार। शमशान घाटों पर लगने लगी लंबी लाइनें, लाशों का लग रहा अंबार। आपको बता दें कि चीन में एक बार फिर कोरोना का प्रभाव देखने को मिलने लगा है। यहाँ संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन के शवदाह कोरोना के कारण होने वाली मौतों की वजह से 24 घंटे काम कर रहे हैं। यहाँ भी कोविड के नए सब वेरिएंट JN1 का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारत में भी JN1 के बढ़ते मामले चिंता का कारण बने हुए हैं। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के इस वेरिएंट को फैलने से चीन में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शमशानों पर एक बार फिर भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि नए सब वेरिएंट JN1 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है। WHO ने कहा है कि हाल के दिनों में JN1 के मामले कई देशों में रिपोर्ट किए गए हैं। यह दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 28 दिसंबर को मुंबई में होगी डंकी स्पेशल स्क्रीनिंग। अलग अलग देशों के वाणिज्य दूतावास रखेंगे शाहरुख खान की फिल्म। खबर निकलकर सामने आई है कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज के बाद से चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की कहानी की दर्शक खूब तारीफ कर रहे हैं। किंग खान की इस फिल्म के लिए फैंस का प्यार भी देखने को मिल रहा है। फिल्म की कहानी ने देश के प्रति एहसास जगाया है। इस कॉमेडी ड्रामा फिल्म को देखने के लिए दर्शकों की भीड़ भी थिएटर्स तक पहुंच रही है। अब दर्शकों के प्यार देखते हुए मेकर्स ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल फिल्म के मेकर्स अब 28 दिसंबर को मुंबई में अलग अलग देशों के वाणिज्य दूतावास के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग होस्ट करने वाले हैं। इसके मुताबिक अब 28 दिसंबर को अलग अलग देशों के वाणिज्य दूतावास एक साथ मुंबई में डंकी देखेंगे। इसी के बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा की जंग पड़ रही भारी, लगातार मारे जा रहे इजरायली सैनिक। नेतन्याहू बोले नहीं हट सकते पीछे। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि फिलिस्तीनी संगठन हमास के साथ इजराइल की जंग जारी है। 7 अक्टूबर को किए गए हमास के हमले के बाद इजराइल ने जंग ऐलान कर दिया है। हमास ने अपने हमले के दौरान 1400 लोगों को मार गिराया था और करीब 200 लोगों को अगवा कर लिया था। बदले की कार्रवाई में इजराइल ने हमास के कब्जे वाले गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक करता रहा।
हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल ने गाजा में अपनी सेनाएं भी भेजी। दोनों तरफ से जमीनी भिड़ंत में इजराइल को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। लगातार इजराइल के भी सैनिक मारे जा रहे हैं। सैनिकों की मौत से आहत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा की जंग अब महंगी पड़ रही है।